बच्चों कक्षा 10 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। हम जो हमारा 16वां अध्याय है पाठ्यक्रम का प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, पूरा अध्याय हम पढ़ चुके हैं। आज हम पूरे अध्याय का एक बार रिवीजन करेंगे, जो चीज़ें पढ़ चुके हैं उसी का, और जिससे कि जो भी हमें मिस हुआ है या हम समझ नहीं पाए हैं उसको एक बार फिर हमको समझने का मौका मिल रहा है। तो चलिए रिवीजन करते हैं इस पूरे अध्याय 16 का। हमने इस अध्याय में जो शुरुआत की थी वहाँ हमने पढ़ना शुरू किया था कि पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए 5 आर बताए गए थे, और उसमें से पहला आर जो था वह रिफ्यूज़ था, दूसरा रिड्यूस, तीसरा रीयूज, चौथा रीपर्पज, पांचवा रिसाइकिल। रिफ्यूज का मतलब हमने यह कहा था कि वह वस्तुएं जो हमारे लिए आवश्यक ना हो उन्हें ना लें, अनावश्यक उत्पाद या वस्तुओं को खरीदने से बचें, और अपने परिवार और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुओं जैसे प्लास्टिक के थैलों को लेने से हम इनकार करें। दूसरा आर रिड्यूस। रिड्यूस में यह कहा गया था कि आवश्यकता अनुसार ही कम से कम वस्तुओं का हम उपयोग करें, जो संसाधन हैं हमारे उनका कम से कम उपयोग करें। जैसे अगर बिजली का उपयोग नहीं है तो हम स्विच बंद कर सकते हैं। नल से हमारे पानी बर्बाद हो रहा है तो हम नल को सही करवाकर उस जल की बर्बादी को रोक सकते हैं। भोजन कर रहे हैं तो बिना, जितना हमें भोजन करना है उतना ही हम लें, आवश्यकता से अधिक भोजन ले करके हम आहार को बर्बाद न करें। तो कम उपयोग हम करें, जितनी आवश्यकता है उतना ही उपयोग करें। तीसरा था रीयूज़। रीयूज़ का अर्थ था कि पुनः उपयोग। जैसे किसी वस्तु का हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। मार्केट से पॉलीथीन लाते हैं, लिफाफे लाते हैं, उन्हें हम अगर फेंकने की बजाय पुनः अपने उपयोग में ले लेते हैं तो यह रीयूज कहलाता है। उसके बाद चौथा आर रीपर्पस था। रीपर्पस का मतलब यह था कि जब कोई वस्तु किसी उपयोग के लिए बनाई गई है और उसका उपयोग उस उपयोग में नहीं लाई जा पाई, व्यर्थ पड़ी हुई है, तो उसे हम किसी अन्य उपयोगी कार्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। रिसाइकिल पांचवा आर है। रिसाइकिल मतलब पुनः चक्रण। जो भी वस्तुएं हैं, प्लास्टिक, कागज़, कांच या धातु की वस्तुएं, उन पदार्थों का हम पुनः चक्रण करके उन्हें हम उपयोगी उत्पाद में परिवर्तित कर सकते हैं। पुनः चक्रण योग्य वस्तुओं को दूसरे कचरे के साथ हमें भी कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, और हमेशा ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो पुनः चक्रण योग्य वस्तुएं हैं उन्हें हम एक जगह रखें। दूसरा हमारा टॉपिक था संसाधनों के प्रबंधन की क्या आवश्यकता है। हमारे जो संसाधन हैं वह सीमित मात्रा में है, प्रकृति से उपलब्ध होने वाले, क्योंकि जनसंख्या बहुत अधिक है और संसाधनों की मांग में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है। अगर हम दीर्घकालिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखें कि ज़्यादा समय तक हम कैसे इन संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, तो और यह भी हमें ध्यान रखना है कि जितनी भी जनसंख्या है सभी को बराबर संसाधनों का वितरण हो। तो जो भी वस्तुएं हैं उनका हम समुचित उपयोग करें, उनकी उचित व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि पर्यावरण को क्षति न पहुँचे। प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादक और सुरक्षात्मक दोनों पहलुओं पर बल दिया जाता है, और व्यापक श्रेणी पर जातीय वानिकी की परंपराओं प्रथाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। जातीय वानिकी में वह पर्यावरण से संबंधित प्रथाओं को अपने धर्म से जोड़ करके, प्रथा से जोड़ करके उनकी सुरक्षा करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा वन एवं वन्य जीव क्या होते हैं। वन जो हैं वह जैव विविधता के सबसे मुख्य क्षेत्र होते हैं, और यहाँ पर जो जैव विविधता पाई जाती है वह वहाँ पर उस क्षेत्र विशेष में उपस्थित जो जातियों की संख्या होती है वह जैव विविधता कहलाती है। और वनों में जो जैव विविधता है वह उसकी वनों में उपस्थित वंशागत जैव विविधता को संरक्षित रखने का सबसे प्रमुख क्षेत्र है। जैव विविधता जब नष्ट होती है तो हमारा पारिस्थितिक तंत्र भी नष्ट हो जाता है। तो जैव विविधता को बनाए रखने में हमें सहायता करनी चाहिए, और जो इनके प्रमुख दावेदार हैं जिन्हें हम स्टेक होल्डर के नाम से जानते हैं, उन्हें स्थानीय रूप से वनों के पास या वनों के अंदर निवास करने वाले लोग, उन्हें इन संसाधनों का सबसे ज़्यादा संपोषण करना चाहिए और उन्हें इसका अवसर भी मिलना चाहिए। इसी तरह का जो जीव संरक्षण हेतु पुरस्कार दिया जाता है आजकल, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार, यह पुरस्कार जो है अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में दिया जाता है, जिन्होंने 1731 ईस्वी में राजस्थान के पास एक खजराली गांव है, उस खजराली गांव में खिजरी वृक्षों को बचाने हेतु अपने साथ 363 लोगों को के साथ अपना बलिदान कर दिया था उन वृक्षों को बचाते हुए। और इस तरह जो है उन्होंने पर्यावरण की संरक्षण किया था, और इसीलिए उनकी स्मृति में यह जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार
दिया जाता है। इसी तरह कुछ क्षेत्रों में खानाबदोश चरवाहे होते हैं जो कि अपने कार्यों से घास को ख़त्म करके वनों को सुरक्षित करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि संपोषित प्रबंधन क्या होता है। संपोषित प्रबंधन का अर्थ है बच्चों कि उद्योग जो होते हैं उन्हें जो वन संपदा होती है बहुत कम मूल्य पर दे दी जाती है, और कम मूल्य पर देने के कारण जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं उनमें रोष उत्पन्न होता है, वह उसका विरोध करते हैं। और इसी तरह के विरोध का परिणाम था चिपको आंदोलन। यह घटना 1970 के दशक में हुई थी और जिसमें जो विवाद था वो लकड़ी काटने के अधिकार को लेकर के शुरू हुआ था, जिसमें यह लकड़ी काटने का अधिकार स्थानीय लोगों को ना दे करके ठेकेदारों को दे दिया गया था, जिसका गांव वाले ने काफ़ी विरोध किया था। और जब लकड़ी काटने वाला दिन आया तो महिलाएं जो है वह पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गईं और उन्होंने लकड़ी काटने नहीं दिया। बाद में यह चिपको आंदोलन बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गया और उसके लिए सरकार को सोचने को मजबूर होना पड़ा। और इसका एक उदाहरण ऐसे ही पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के आरावाड़ी क्षेत्र में मिलता है। वहाँ पर साल के जो वन हैं उन्हें लेकर के सरकार और स्थानीय लोगों में बहुत विवाद हुआ। बाद में एक अधिकारी थे AK बनर्जी, उन्होंने उस विवाद को शांत करवाया और साल वनों को विकसित और समृद्ध होने में सहयोग दिया। उसके बाद जल प्रबंधन के बारे में हमने पढ़ा। धरती पर जितने भी सजीव रहते हैं सभी को जल की आवश्यकता होती है, और हम जानते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वनों का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। वनों का क्षेत्रफल कम होने से हमारी जो वर्षा होती है, बरसात जो होती है वह उसके स्तर में कमी आई है। और वर्षा कम होने के कारण जो भूजल स्तर है जिसका हम निरंतर उपयोग करते हैं उस भूजल स्तर में कमी आई है। और यह भूजल स्तर जो उद्योग हैं या घरेलू अपशिष्ट हैं उनके प्रवाहित होने से या प्रदूषित भी होता जा रहा है। तो कई समस्याएं होती हैं और यह इसलिए हमें जल प्रबंधन की आवश्यकता है। तो जल प्रबंधन में स्थानीय लोगों को भागीदार बना करके हम इसका विकास कर सकते हैं। ब्रिटिश शासनकाल से जब बड़े बड़े बांधों का निर्माण शुरू हुआ था और नहरें निकाली गई उन बांधों से, तो वहाँ से ही या जो जल प्रबंधन है वह स्थानीय लोगों के हाथों से निकल करके सरकार के हाथ में चला गया था। लेकिन यह जो पहले व्यवस्था थी, आज के लगभग 400 साल पहले हिमाचल प्रदेश में कुछ क्षेत्र थे जहाँ पर जो ऊंचाई पर स्थित झरने होते थे, जल के स्रोत होते थे, उनसे नहरें निकाल करके सिंचाई का कार्य किया जाता था। इस व्यवस्था को कुल्ल के नाम से जाना जाता था और सरकार ने बाद में कुल्ल का अधिग्रहण कर लिया तो यह व्यवस्था समाप्त हो गई। उसके बाद हमने पढ़ा कि बांध क्या होते हैं और क्या उपयोगिता है, क्या इनसे नुकसान है। बांधों के निर्माण के द्वारा हम जो जल है उसका संग्रहण करते हैं और उसका उपयोग विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए किया जाता है। बांधों से ही नहरें निकाली जाती हैं, इन नहरों के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों तक सिंचाई की जाती है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में बनाई गई है और इससे बड़े स्तर पर उस क्षेत्र में हरियाली भी आई है। तो यह कार्य बांधों के बनाने का जो फ़ायदा है उससे सिंचाई और विद्युत उत्पादन दोनों कार्य हम बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। लेकिन जल का जो समुचित वितरण होता है, उचित प्रबंधन होना भी बहुत आवश्यक है। उचित प्रबंधन द्वारा सभी को समान मात्रा में जल उपलब्ध होना, कहीं सिंचाई की आवश्यकता है जल उपलब्ध नहीं हो रहा है, कहीं अधिक मात्रा में जल बह रहा है, तो इसका समुचित प्रबंधन होना और जो बांधों का निर्माण किया जाता है उस समय जो विस्थापित हुए लोग होते हैं उनका उचित पुनर्वास और मुआवजे की व्यवस्था होना भी बहुत आवश्यक है। बांधों के निर्माण के समय अनेक विरोधों का सामना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जब बांधों का निर्माण होता है तो तमाम लोग विस्थापित हो जाते हैं और ऐसा ही विरोध जो है वह गंगा नदी पर बनने वाला जो बांध था, टिहरी बांध, या नर्मदा नदी पर बनने वाला जो बांध था, उसके विरोध में लोग खड़े हो गए और नर्मदा बचाओ आंदोलन किया। विरोध की जो मुख्य कारण होते हैं, मुख्य समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं, यह हम जान लें। पहली चीज़ सामाजिक समस्याएं होती हैं। इसके अंतर्गत जो बड़ी संख्या में किसान हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन्हें हटना पड़ता है तो समाज विघटित होता है और इन्हें उचित मुआवजा भी नहीं मिलता है। दूसरी समस्या होती है आर्थिक समस्या। इससे जनता का बहुत नुकसान होता है, काफ़ी खेती योग्य ज़मीन बर्बाद हो जाती है और जबकि उस अनुपात में जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ उनको उचित अनुपात में नहीं मिल पाता है। कुछ पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, जैसे बांधों के निर्माण के समय में बहुत बड़े जल स्तर पर वनों और जैव विविधता का विनाश होता है, तो यह जैव विविधता नष्ट होने से भी पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न होता है। उसके बाद हमने पढ़ा जल संग्रहण के बारे में इस अध्याय में। जल संग्रहण मतलब जल जो संभर होते हैं उनके प्रबंधन में से मिट्टी एवं जल दोनों के संरक्षण पर जोर दिया जाता है
और जो जैव मात्रा है उसके उत्पादन में वृद्धि हो, इसका प्रयास किया जाता है। मुख्य स्रोत जल संग्रहण का यह होता है कि जल स्रोतों का विकास हो, भूमि का प्रबंधन हो और जो संसाधन है जो विकास हम कर रहे हैं उससे कोई पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न न हो। जल संभर प्रबंधन से न केवल उत्पादन बढ़ता है बल्कि जैव विविधता का भी काफ़ी विकास होता है। पृथ्वी पर इसमें हम यहाँ तक ध्यान देते हैं कि इस पृथ्वी पर गिरने वाली जल की प्रत्येक बूंद के संग्रहण का प्रयास किया जाता है, जिससे भूजल स्तर में वृद्धि हो और जो हमारी नदियाँ हैं वह पुनर्जीवित हो सकें। और इसके अंतर्गत हम छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण करते हैं और छतों पर जो पानी है उसको एकत्र करते हैं और इसी तरह के अनेक कार्य किए जाते हैं। ऐसे ही कार्यों में राजस्थान में खादिन का निर्माण किया जाता है, बड़े पात्र का निर्माण किया जाता है, नाड़ी का निर्माण किया जाता है। यह सब राजस्थान में जल संग्रहण के क्षेत्र होते हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में बंधा रस का निर्माण किया जाता है, ताल का निर्माण किया जाता है। मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में बंदिश का निर्माण करके जल का संग्रहण किया जाता है। बिहार में आहार और पाइन यह जल संग्रहण के क्षेत्र बनाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में इसी तरह कुल्ह का निर्माण करके जल का संग्रहण किया जाता है। जम्मू के कांदी क्षेत्र में तालाब का निर्माण, तमिलनाडु में एरिस, केरल में सुरंगम और कर्नाटक में कट्टा, यह सब क्षेत्र जो हैं वह जल संग्रहण क्षेत्र कहलाते हैं और इसका निर्माण हम जल संग्रहण के लिए करते हैं। एक नाम आपको याद होगा, हमने पढ़ाया था डॉक्टर राजेंद्र सिंह, उनको वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। इनका योगदान क्या था? इन्होंने राजस्थान में पानी इकट्ठा करने के लिए लगभग 8600 जोहड़ का निर्माण करवाया और पूरे राज्य भर के 1000 गाँव में पानी वापस लाया, जिसके लिए इन्हें जल संरक्षण के लिए जो प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाता है, स्टॉकहोम पुरस्कार, वह इन्हें दिया गया था और इनका योगदान काफ़ी सराहनीय था। समतल जो भूभाग होते हैं वह जल संग्रहण हेतु वहाँ पर अर्धचंद्राकार मिट्टी के गड्ढे बनाकर, नालियाँ बनाकर, जो प्राकृतिक जल मार्ग हैं उनमें कंक्रीट और पत्थर के द्वारा चेक डैम भी बना करके जल संग्रहण किया जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा कोयला एवं पेट्रोलियम के बारे में। क्या होता है कोयला पेट्रोलियम? आज के समय में जो यह जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं कोयला पेट्रोलियम, आज के समय में यह सबसे प्रमुख ऊर्जा स्रोत हैं। जब से औद्योगिक क्रांति हुई है लगातार ऊर्जा की खपत बढ़ती जा रही है और इसकी पूर्ति जीवाश्म ईंधन के द्वारा हो रही है। लेकिन इन ऊर्जा स्रोतों का अगर हम प्रबंधन नहीं करेंगे तो कुछ ही समय में यह समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि यह जो बनते हैं जीवाश्म ईंधन वह जैव मात्रा के अपघटन से बनते हैं और इनकी जो मात्रा है वह निश्चित होती है। तो भविष्य में यह समाप्त हो जाएंगे, तब हमें जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनके वैकल्पिक स्रोतों को खोजना पड़ेगा। पेट्रोलियम जो संसाधन है हमारा वो लगभग अगले 40 वर्षों तक हमें उपलब्ध रहेगा और जो कोयला है वह लगभग अगले 200 वर्षों तक हमें उपलब्ध है। तो यह जीवाश्म ईंधन है, इनकी सीमित मात्रा ही हमारे पास उपलब्ध है और इस पे इनके प्रबंधन की बहुत आवश्यकता हमको महसूस हो रही है और इसके लिए सरकार भी काफ़ी प्रयासरत है। दूसरी बात, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उनसे पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचता है। इनके दहन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड इत्यादि अम्लीय ऑक्साइड निर्मित होते हैं, जिनसे अम्लीय वर्षा होती है, जो कि जल स्रोतों को, पेड़ पौधों को और पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इनके दहन से विषैली गैसें कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि भी वातावरण में मुक्त होती हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है इनके दहन से, वह एक ग्रीन हाउस गैस है, जिसके कारण वैश्विक तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और इन संसाधनों के विवेकपूर्ण आवश्यकता हमें महसूस होती है। इनके उपयोग के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। कैसे कोयला एवं पेट्रोलियम जो जीवाश्म ईंधन है इनका कैसे हम कम से कम उपयोग करें, कैसे इनका संरक्षण करें, इसके लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि सार्वजनिक वाहन जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाएँ, या पैदल जाएँ या साइकिल से जाएँ, व्यक्तिगत वाहनों का प्रयोग कम से कम करें। दूसरी चीज़, अपने घरों में प्रकाश के लिए जो कम ऊर्जा खपत वाले बल्ब होते हैं या फ्लोरोसेंट ट्यूब होती हैं उनका प्रयोग हमें करना चाहिए और बिजली की बचत करनी चाहिए। किसी कार्य या कोई उत्सव है तो उसमें कम से कम ईंधन का हमें प्रयोग करना चाहिए और जो अधिक दक्षता वाली मशीनें हैं, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग जिनमें होता है, उन अधिक दक्षता वाली मशीनों का हमें उपयोग करके इन जीवाश्म ईंधनों का संरक्षण करना चाहिए और अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए। तो यह सारी बातें हमने अपने संपोषित प्रबंधन के इस अध्याय में पढ़ा। कैसे हम जो संसाधन हमें प्रकृति से उपलब्ध हैं उनका हम संपोषित प्रबंधन कर सकते हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं और कैसे उन्हें हम भविष्य के लिए बचाकर रख सकते हैं। तो यह था, पूरा अध्याय समाप्त हो गया है। अब इसके टेस्ट पेपर्स के साथ आपसे हम मिलेंगे
और अगर पूरे अध्याय से या आज के क्लास से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप फ़ोन करके कमेंट करके ज़रूर क्लियर कर लें। तब तक घर पे रहें, पढ़ते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।